अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेक इंडिया द वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू और देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ना बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। यहाँ पे आप लोग मेक इंडिया द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री पावर, ये जो यहाँ पर लाइन है पीएम मोदी ने कही है। और यहाँ पे आप कहोगे ये कैसी लाइन है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री पावर। यूएसए नहीं है, रशिया नहीं है, हम खुद अभी परचेज कर रहे हैं S-400 और उनके मिलिट्री हार्डवेयर तक तो पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहावत है, आप कोशिश करिएगा इसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की। एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल रीच द मून। अगर आप निशाना लगाओगे कि मुझे सितारों तक पहुंचना है तो एक बार को चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो पीएम मोदी ने ये टारगेट सेट किया है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है भारत के डिफेंस सेक्टर से कि हम सिर्फ compete नहीं करेंगे अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट, वी वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट। और इंडिया को एक मेजर मिलिट्री पावर बनाया जाएगा प्रोडक्शन के मामले में। नाउ ये करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप ऑलरेडी लिया जा चुका है, आपने सुना होगा इसके बारे में। 7 नई डिफेंस कंपनीज बन चुकी हैं फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब नहीं रहा, इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब उसकी जगह 7 कंपनी बना दी जा चुकी हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। आई मीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले क्या था, अब क्या कर दिया गया है, इससे क्या फ़र्क आएगा। बहुत ही सरल भाषा में एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट ने एक 3 मिनट की एक वीडियो लॉन्च करी है। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये भी आप देखें, इससे एक वेग आइडिया आपको लग जाएगा सरकार ने क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आपको अपनी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ये प्रोवाइड करूंगा। सक्षम, सर्वदा शक्तिशाली, आज विश्व पटल पर महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की पहली शर्त है आत्मनिर्भरता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अतीत में आयुध फैक्ट्रियों का 2 शताब्दियों से भी लंबा इतिहास रहा है। हमारे जांबाज जवानों के शौर्य और पराक्रम को हमारी आयुध फैक्ट्रियों ने आवश्यक आर्म्स, एम्युनिशंस, मिलिट्री व्हीकल्स आदि की आपूर्ति से और भी निखारा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप ढलकर अब इन्हें और आगे बढ़ाना है। 16 जून 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त करके 7 नए रक्षा उपक्रमों को बनाने की मंजूरी दी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन 7 रक्षा उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली 41 फैक्ट्रियों में व्यापक सुधार कर इन्हें अधिक उत्पादक और प्रतियोगी बनाकर नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट्स में बदलने की प्रक्रिया में इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह इस कार्य की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगा। दूरदर्शी निर्णय इतिहास बदलते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। ये कंपनियां अब नई राह पर चलकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोर्ट्स को हासिल करेंगी और आगे बढ़ेंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 65,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंपनियों को हस्तांतरित किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को दी गई आजादी देश के रक्षा उत्पादन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील निर्णय है। ये एक सुनहरे युग की शुरुआत करेगा
और आयुध निर्माण में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा। नाइस, लास्ट में थोड़ा सा चीज़ी हो गया था, बट एनीवे, सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब नहीं रहा और देश का जो टारगेट है, जैसे कि आप वीडियो पे देख पाए, $5 बिलियन का हमको एक्सपोर्ट करना है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 35,000 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की। तो इतने बड़े स्केल पर आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में आप compete करने लायक होने चाहिए। तो उसी के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो एक टाइप का सरकारी डिपार्टमेंट था, ये ख़त्म करो। कॉर्पोरेटाइजेशन का अब टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आप कहोगे कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कि देखो, कॉर्पोरेट एंटिटीज अब बन चुकी हैं, 7 नई डिफेंस कंपनीज आ चुकी हैं हमारे पास, जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाओगे, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, अवानी यंत्र इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा AWE, वेरियस, जो ये सारी कंपनीज हैं, ये अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो पुराने ऑर्डर थे 65,000 करोड़ के, जो भारत सरकार ने थमाए थे, ये ऑर्डर ये सब कंपनियां पूरे करेगी। मतलब कि बंदूकें बनाएगी, गोलियां, असला बारूद, जो भी सरकार को चाहिए था, जो भी मिलिट्री को चाहिए था, ये 7 कंपनीज ये ऑर्डर्स पूरा करेंगी। और ऑफ कोर्स उम्मीद तो यहाँ पर यह है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके अलावा ये लोग कल को एक्सपोर्ट भी करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और विदेशी मुद्रा भी कमाएंगे कल को देश के लिए। ना सबसे पहले ये जान लो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अब नहीं रहा, ये अपने आप में था क्या? ये कोई कंपनी नहीं थी। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नहीं था। ये आप कह लीजिए सरकारी विभाग ही था। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसी का एक पार्ट था। तो कंप्लीटली आप कह सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसा यहाँ पे माहौल था। मगर ये कोई आम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं था। ये इमेजिन मत करना कि बस सरकारी बाबू के कमरे में बैठे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर जो टोटल 41 फैक्ट्रीज थी ऑल ओवर इंडिया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत से एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पर पहले 80,000, ये अब बांट दिए गए हैं 7 न्यू कंपनीज में। तो 80,000 एम्प्लॉयज काम करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर। 41 इनकी फैक्ट्रीज थी और ये लोग गोलियां, व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, वेरियस टाइप का जो डिफेंस हार्डवेयर है, ये बनाते थे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें से एक की फोटो है। ये बस विजुअलाइजेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए हम किसकी बात कर रहे हैं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 1712 में बाय द डच कंपनी। डच कहाँ के लोग होते हैं? नेदरलैंड्स के जो लोग होते हैं ना, यूरोप में एक देश होगा आपको पता है नेदरलैंड्स, यहाँ के लोगों को कहते हैं डच। इन्होंने भी भारत में इनिशियली कुछ एरिया कब्जा लिया था। तो जब ये पहले आए थे तब इन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी शुरुआत करी। बाद में ब्रिटिशर्स आ गए, इन्होंने टेक ओवर कर लिया और तब से लेकर अब तक 2021 तक ये चलता रहा। अब जाकर इसका विभाजन करके 7 कंपनीज बना दी जा चुकी हैं और जो ये 41 फैक्ट्रीज थी ना, इनकी मैसिव फैक्ट्रीज, इनको भी बांट दिया गया है इन 7 मेजर कंपनीज में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा यूपीएससी एग्जाम में ना वेरियस ब्रांचेज होती हैं जहां पे आप जा सकते हैं। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, आप IFS बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में आप जा सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, रेलवे की सर्विस होती है। उसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की भी सर्विस थी। ग्रुप A का इसका एग्जाम होता था और जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते थे, वो उनमें से बहुत से लोग सीधा यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो फिर कॉर्पोरेटाइजेशन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो वर्क कल्चर था यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ढीला सा पड़ गया था। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रोडक्शन उतनी थी नहीं जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो तो CAG ने बहुत सी अपनी रिपोर्ट्स में पॉइंट आउट किया कि जो प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं एक साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, ये लोग वैसी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे। हमेशा 50% की प्रोडक्शन देते थे, कभी 60% की, कभी भी 100% की जो प्रोडक्शन थी उसके आसपास भी ये बोर्ड नहीं आ सका। उसके अलावा जो क्वालिटी थी वो भी लगातार गिरती जा रही थी। और पिछले 2 दशकों से आप अगर देखो, पिछले 20 सालों से 4 कमेटियां कह चुकी हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कॉर्पोरेटाइजेशन आवश्यकता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करती है ना, वैसे ही काम करवाओ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। अभी के लिए एज ए डिपार्टमेंट जो ये काम कर रहा है, ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा समय तक लाभदायक नहीं होगा। तो 20 साल लग गए इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस पर प्रॉपरली काम करने में, मगर फाइनली काम यहाँ पर हुआ है। और मैं कहूँगा इवेंचुअली ये अच्छा डिसीजन ही है, क्योंकि बीच में तो देखो ये भी हो गया था
कि जब सरकार ने इनिशियली डिसाइड किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बनाएंगे ये 7 कंपनियां, तो जो इनके बहुत से वर्कर्स थे कुछ टाइम के लिए हड़ताल में भी चले गए थे इस विरोध में कि सरकार ये क्यों कर रही है, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। जबकि अभी के लिए प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी संकेत नहीं मिल रहे कि ये जो 7 कंपनियां हैं ये बेची जाएंगी, सरकार ही इन 7 कंपनियों को चलाएगी। मगर जो वर्कर्स थे उनको लगा कि उनकी नौकरी जा सकती है, तो उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक कर दी, और ये स्ट्राइक भी ऐसे टाइम में करी जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ये भी काफी एक वरिंग बात थी ना। अब यहाँ पे आप कहोगे कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? I mean, पहले ये डिपार्टमेंट था, अब ये कॉर्पोरेटाइजेशन यहाँ पे इसकी हो गई, 7 कंपनीज बन गई, तो फर्क क्या आया? देखो फर्क बहुत सारा आ गया। अब क्या है कि जो ये 7 कंपनियां हैं ये अपना जो शेयर है ये मार्केट में लिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मगर सरकार के पास आज के समय HAL के जो टोटल शेयर है ना उनमें से 89%, 89.97% है, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने बहुत सारे जो इनके शेयर थे ये जनता को बेच दिए। किसके लिए? कैपिटल के लिए, पैसा रेस करने के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। आज के समय आप अगर देखो तो HAL का जो शेयर है ये 1400 रुपये से भी ऊपर का है, और जब इसका IPO रेस किया गया था तो सरकार ने यहाँ पर 4000 करोड़ से भी ऊपर पैसा रेस किया। ये सारा पैसा लगेगा HAL की एक्सपेंशन में, इसको इम्प्रूव करने में। और अभी भी सरकार के पास बहुत सारा स्टेक है, कल को इसको भी ये बेच सकते हैं ताकि कंपनी और रिसर्च कर पाए, खुद और ग्रो कर पाए, और कंपनी को कहां पे जाना है इसके डिसीजंस ये लोग खुद ले पाए। तो कॉर्पोरेटाइजेशन से अब क्या होगा कि जो ये 7 कंपनीज बन गई है ना, कल को ये खुद का जो पैसा है ये रेस कर सकती है मार्केट से। उसके अलावा इनको अब मिली है ज्यादा बड़ी ऑटोनॉमी, ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितना पैसा इनको लगाना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन पे कितना पैसा लगाना है, ब्रांडिंग पे कितना पैसा लगाना है, कल को अगर एक्सपोर्ट करना है तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। सरकार इनको अभी भी सपोर्ट करेगी, ये सरकारी कंपनीज रहेंगी। मगर अब आप कह लीजिए पहले बिल्कुल ये पेरेंट्स के साथ रहते थे, अब क्या है कि दे आर मूविंग आउट, खुद अपने फाइनेंसेस ये लोग मैनेज करेंगे, खुद अपनी लाइफ को संभालेंगे। तो एक तरीके से ये जो कंपनीज हैं ये आत्मनिर्भर बना दी जा चुकी हैं। और इंटरेस्टिंगली चाइना ने ये सब स्टार्ट कर दिया था 1978 में। इनकी भी बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी डिपार्टमेंट थे, बहुत ही ज्यादा पुअर तरीके से परफॉर्म करते थे। बाद में चाइना ने ये सिस्टम अपनाया कि गवर्नमेंट ओन जो ये सरकारी कंपनियां हैं इनको ऑपरेट करने दो ऑन देयर ओन। मैं ये भी कहूँगा फिर उसके बाद इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जिन लोगों ने ये कंपनियां चलाई वो बहुत ज़्यादा होनहार लोग थे, काबिल लोग थे। और इसी तरीके से चाइना की बहुत सारी सरकारी कंपनियों ने काफ़ी रेवेन्यू कमा के दिया सरकार को लॉन्ग रन में। तो अभी के लिए उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो ये 7 नई कंपनियां बन गई हैं ये भी HAL की तरह, बाकी और जो वेरियस हमारी कंपनीज हैं उनकी तरह खुद खड़ी होंगी और अपनी परफॉर्मेंस रैपिडली इंप्रूव ही करेंगी। नाउ मैं आपको ये बता दूं, एक जो कंपनी बनी है ये है AWE एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया। ये लोग जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, गन्स वगैरह, ये सब मैन्युफैक्चर करेंगे। इनके पास डिफेंस ऑर्डर्स हैं वर्थ 4000 करोड़ रुपीस। इनके हेडक्वार्टर होंगे उत्तर प्रदेश कानपुर में। फिर है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इनके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर है, 30,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर है। ये कंपनी लोकेटेड है इन चेन्नई। फिर बाकी जो कंपनीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनीज रिलेटिवली छोटी हैं। जो सबसे मेजर कंपनी है यहाँ पे जो बनी है ये है अवानी। और इन द फ्यूचर जो डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे उनका भी इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो देखो इनके सामने एक बहुत ही अच्छा मंच है। इंडिया अगर इन द फ्यूचर अपनी डिप्लोमेसी इंप्रूव करे, कई देश हैं एशिया। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। तो भाई ने जो 3 मिनट की वीडियो दिखाई थी ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जो PM मोदी ने स्पीच किया और उसमें जो लफ्ज़ बोले हैं उनके वो भी एक बेहतर थे। जैसा कि भाई ने बोला कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यही कहें कि मैंने चांद को छूना है, मतलब काम करने में, और आप सितारों तक तो पहुंच जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही ना। एक बात तो है ना भाई, मैं मोदी से इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आज की उनकी जो ट्वीट है ना वो सब पाकिस्तान इसके तो फैन हो चुके हैं कि भाई इतना वो रहम दिल है भाई, इतनी इंसानियत है भाई, हर रिलीजन को भाई करते हैं वो रिस्पेक्ट है। मतलब मैंने जब उनकी ट्वीट देखी ना तो मुझे नीचे कमेंट भी थे, इंडिया के भी थे, मुसलमानों के भी थे। मुसलमान तो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, लेकिन इंडिया वाले मोदी पर गुस्सा हो रहे थे कि आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया है, ऐसा है वैसा, आप उनके साथ चलें, कोई उनको टोपी पिला रहा है कि ऐसा जा रहा है, मदरसे में जाएं, आपने ये ट्वीट क्यों किया। मतलब मोदी पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उन ट्वीटर से उनका तो कोई उसको केयर नहीं कि भाई इतना पावरफुल प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट ही है ना मुल्क का भाई, जो इंडिया को चला रहा है, ये इतना कम बात नहीं। अगर मोदी ने कहा है ना कि पावरफुल मिलिट्री बनती है तो भाई
ये तो मैं मानता हूँ नहीं बनेगी क्योंकि नहीं, इतनी नहीं भाई। इंडिया वाला भाई, इंडिया में इतना जिगरा नहीं उनकी मिलिट्री में कि वो लड़ सके, भाग जाते हैं हर दफा। भाई कहाँ आप रह रहे हैं, मैंने आपको फिर जो वही अभी बात आप कि आप आज कहाँ आपने रह रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ ना कि आप ये समझें कि मैं इसलिए आपको ये मिसाल देता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में रहते ही नहीं हैं, आप रहते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के ख्यालों में, पाकिस्तान फौज के आप रहें। वो मैं मानता हूँ, ये मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानी फौज कम है या जो भी है, वो भी बेहतर है अपने लिहाज से। हर फौज बेहतर है क्योंकि फौज होती बेहतर है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, यूएसए, चाइनीज, कहीं की भी हो फौज, क्योंकि फौज पे ही सब कुछ है। तो ऐसे ही ना आप ठीक, एक बात पर आप ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे आप सबमरीन की आज की बात कर ले, उसी पे आ जाए कि पाक फौज, क्या मैं बोलूं, तो देख लें 280 किलोमीटर की दूर पर थी, तो फौज कहाँ से फौज ने ठोका, वार्न किया कि इधर अब अगर आए ना, ये लास्ट और आखिरी चांस है आपका, अगर आए तो अब हम ना वार्न करेंगे अब, और ना ये बताएंगे कि हम ठोक रहे हैं, बस आपको आपकी लाशें ही समुद्र में और भाई निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये आप बातें कर रहे हैं ना, ये सब ख्वाब की बातें हैं। तो आप जब आप देख लें कि एक 6 नहीं, मतलब जो उन्होंने कंपनियां हैं पुरानी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, नहीं आई हैं, जहाँ गोलियां, बम, बारूद, हर चीज़ तैयार होगी। भाई मुझे तो वीडियो आप देखकर देख ये ले, अंदाजा हो रहा था कि एवेंजर फिल्म चल रही है, जैसा कि एवेंजर में नहीं दिखाते बंदूकें और बम जो बच्चों के खिलौने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बम और बंदूकें बच्चों के खिलौने नहीं है, ये हथियार है, आपको ये भी बता दूं। और दूसरे नंबर पर ये है कि जैसे कि 7 कंपनियां जो अवानी, मतलब के जो उनकी जो बस बेस्ट है, मतलब के जो कंपनी है ना, जहाँ पर ये सामान सारा तैयार होगा, तो ये पीएम मोदी ने ये खुद कहा सारी बातें। तो ये मतलब कमिंग सून, अगर उन्होंने जैसा भाई ने एक मिसाल दी थी ना कि चांद पर पहुंचने की, मतलब आप सोच कर रखें तो सितारों तक तो हाथ लगा कर आ जाएंगे ना। सितारों पर आपने गलत फिक्रा पढ़ दिया। नहीं, वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, भाई की बात तो कुछ और थी। ये तो वीडियो पर फोकस ही नहीं किया, इसलिए आप बैकी बातें कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि जैसा कि ऐसा होने वाला है और हो जाएगा। तो होगा ना, मैंने है, ये चाइना नहीं है, ये इंडिया है। तो भाई वो 3500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं लगा रहा है, ठीक है ना, कि वो उनका सर नहीं घूम गया। 3500 करोड़ कोई थोड़ी कम रकम नहीं। आप अगर वहाँ की 3500 करोड़ रुपया है तो वो पाकिस्तान का 700 करोड़, मतलब देख लेना डबल पैसा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अब आप बताएं कि आपको ये ऐसा क्या लगता है कि ये जो पीएम मोदी का जो ड्रीम है वो क्यों नहीं कंप्लीट होगा, आपको कैसे लगता है, आप ये बताएं मुझे। भाई मैं तो आपको यही ओपिनियन करना चाहता हूँ कि जो 70 करोड़ आप इस मशीनों पर लगा रहे हैं ना, वो भाई आप अपनी आर्मी पर लगाएं और उनके कुछ जिगर मेदे ठीक करें कि आपने अच्छे से तरीके से लड़ना है। 70 करोड़ नहीं भाई, 3500 करोड़ स्ट्रॉन्ग होकर लड़ना है, कि घबराना नहीं कि जब दुश्मन आ जाए कि पीठ दिखाकर भाग जाना है और फिर कहना है कि हम मिलिट्री पावर बना रहे हैं, मिलिट्री सुपर वन। भाई अमेरिका क्या कर रहा है, रशियन भाड़ में जाए, अमेरिका भी भाड़ में जाए और इंडिया भी सुपर पावर बनने जा रहा है। सुपर मिलिट्री इनकी होगी स्ट्रॉन्ग, जो चाइना से डर कर भाग जाती है। आपको ये बातें बता रहा हूँ, चाइना को तो वो बस अच्छे से मेरी सबक बात तो सिखाती यही, है। अब मेरी बात तो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप बात करना चाहते तो कर लें। बस मैं आपको जो चाइना की आपने मिसाल दी है ना, चाइना तो मैं तो बोलता हूँ कि नजदीक भी नहीं आ रहे इंडिया के, और मजीद हम देखेंगे, घुस चुका है अब। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।